नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग जल संसाधन के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से हानियां और वर्षा जल संग्रहण। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में पढ़े थे, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केवल और केवल अच्छाइयाँ हों, केवल और केवल लाभ हों। सब में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयाँ होती हैं और लाभ के साथ साथ हानियाँ होती हैं। तो ऐसे ही बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, इनसे केवल और केवल हमको लाभ ही नहीं प्राप्त होते हैं, इनसे हमको अनेक हानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो आइए इन हानियों की चर्चा करते हैं। इन हानियों के अंतर्गत पहली जो हानि हो सकती है वह है बाढ़ का खतरा। बाढ़ का खतरा। अभी हम लोग लाभ में पढ़े हैं इसको कि बाढ़ की समस्या का निराकरण, फिर यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बाढ़ का खतरा। देखिए, बांध के बनाने से बाढ़ का तो नियंत्रण होता है, लेकिन बाढ़ आने का भी खतरा रहता है, क्योंकि प्रत्येक बांध की एक क्षमता होती है, पानी को स्टोर करने की, पानी को रोक रखने की एक क्षमता होती है। अगर नदी में उसकी क्षमता से अधिक जल एकत्र हो जाता है और बांध यदि कहीं से टूटता है तो एकाएक झील का पानी या बांध का पानी एकाएक नदी के निचले इलाकों में प्रवाहित होना शुरू करेगा और बाढ़ की समस्या आ जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाया जाता है उससे लोग अलर्ट रहते हैं और उससे बचाव के लिए वो लोग पहले से ही तैयारियां किए रहते हैं। लेकिन अचानक बांध के माध्यम से जो बाढ़ आता है उससे लोगों को संभल पाने का मौका नहीं मिल पाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को काफ़ी मात्रा में जन और धन की हानि उठानी पड़ती है। दूसरा जो पॉइंट है वह है जैव जगत को हानि। जैव जगत को हानि। देखिए, हम लोग बांध का निर्माण करते हैं नदियों पर, तो बांध का निर्माण में मान लीजिए ये नदी है प्रवाहित हो रही है, हम लोग यहाँ बांध का निर्माण कर दिए, नदी की धारा को रोक दिए, पानी को नियंत्रित कर लिए और पानी का स्टोर करना शुरू कर दिए। देखिए, जब तक हम लोग बांध का निर्माण नहीं किए तो आसपास के क्षेत्रों में अनेक पेड़ पौधे वनस्पतियां उगी हुई थी और अनेक प्रकार के जीव जंतु रह रहे थे। लेकिन जब हम लोग बांध का निर्माण कर दिए, नदी की धारा को नियंत्रित कर दिए, तो इसके ऊपर वाले इलाकों में पानी स्टोर हो गया और पानी के स्टोर होने से यहाँ पर जो वनस्पतियां रहीं वह सूख गई और जो जीव जंतु रहे या तो मर गए या तो फिर विस्थापित हो गए। तो इससे बाढ़ से हमको जैव जगत की भी हानि उठानी पड़ती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है विस्थापन। विस्थापन। देखिए, नदियों पर अगर हम बांध बनाते हैं तो जैसे ये नदी है, हम लोग यहाँ बांध का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये क्षेत्र जो है बिल्कुल जनशून्य है, यहाँ पर कोई आबादी निवास नहीं करती है। इसके आसपास के इलाकों में अनेक बस्तियां या अनेक लोग रहते हैं। अगर हम लोग नदी पर बांध का निर्माण कर रहे हैं तो आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा, जल प्लावित होगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। यहाँ से इनको विस्थापित होना पड़ेगा, इनकी भूख छिन जाएगी, इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, इससे इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ सरकार को इनके पुनर्वास के लिए काफी मात्रा में धन का व्यय करना पड़ेगा। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली हानियों के अंतर्गत अगला पॉइंट जो है वह है अनेक प्रकार के विवादों का जन्म या विवादों का जन्म।
विवादों का जन्म। देखिए, नदियों पर बांध बनाए जाने से नदियों का जल नियंत्रित हो जाता है और इससे कुछ लोगों को लाभ होने लगता है, कुछ लोगों को हानि होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को नदियों पर बांध बनाने से हानि होता है, ऐसे लोग इस पर विवाद उत्पन्न करते हैं या जल के बंटवारे को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। जैसे आए दिन आप समाचार पत्रों आदि में विभिन्न नदी जल विवादों के नाम सुनते रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कावेरी जल विवाद, ऐसे और अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। चलिए, नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाली हानियों के अंतर्गत अगली जो हानि हो सकती है भूकंप की संभावना। भूकंप की संभावना, देखिए, नदियों पर बांध बना देने से एक निश्चित क्षेत्र में काफी मात्रा में जल एकत्र हो जाता है और जल के हम लोग जानते हैं कि जल में भी भार होता है, जल में भी द्रव्यमान होता है। अगर एक छोटे क्षेत्र में ढेर सारा जल एकत्र हो जाता है तो उस क्षेत्र में वहां के धरातल पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे भू असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जिससे भूकंप आ सकता है। ऐसे तमाम भूकंपों के उदाहरण आपको सुनने को मिले होंगे या इन फ्यूचर सुनने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता दें, महाराष्ट्र में कोयना एवं लातूर का भूकंप, जो कि बाढ़ के कारण ही आया था। हानि के क्रम में अगली जो हानि हो सकती है वह मृदा की उर्वरता में कमी। मृदा की उर्वरता में कमी। देखिए, नदियां जब अपने साथ जब बाढ़ लाती हैं तो अपने साथ तमाम प्रकार के अवसादों को लेकर के आती हैं और आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। लेकिन यदि हम बांध बना देते हैं और बांध बना देने से बाढ़ नियंत्रित हो जाता है, नदियों का जल जो है वह अपने घाटी से ही जैसा हम चाहते हैं जिस हिसाब से वह प्रवाहित होता है, तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है, जिससे नदी के निचले वाले भागों में, नदी घाटी के निचले वाले भागों में बाढ़ नहीं आती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा का निर्माण नहीं हो पाता है और जो भी मृदा होती है वह धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जाती है। तो ये भी एक समस्या है या हानि है। तो ये रहे कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाली हानियां। अब आइए हम लोग क्या इन हानियों से बचा जा सकता है या इन हानियों से बचने का कोई उपाय है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जो हानियां होती हैं इनसे बचने का कोई उपाय है। आइए इसके बारे में देखा जाए। इसका उपाय हो सकता है वर्षा जल संग्रहण, यानी कि बरसात के पानी को एकत्रित करना। देखिए, अगर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर ना डिपेंड हो करके वर्षा के जल को अपने आसपास के क्षेत्रों पर ही संग्रहित करके पूरा करें अपनी आवश्यकताओं को, तो नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। और वर्षा जल संग्रहण भारत में कोई नई बात नहीं है। वर्षा जल का संग्रहण भारत में सदियों से होता चला आया है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थितियों के अनुसार वर्षा जल का संग्रहण अलग अलग तरीकों से किया जाता रहा है और किया जा रहा है। आइए ऐसे कुछ उदाहरण से हम लोग परिचित होते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जो है वह है पश्चिमोत्तर हिमालय का। पश्चिमोत्तर हिमालय का है। यहाँ कैसे वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता था। यहाँ क्या किया जाता था कि नदियों के जल को वाहिकाओं के माध्यम से
छोटी छोटी नालियों के माध्यम से नदियों के जल को मोड़ दिया जाता था और खेतों तक पहुंचाया जाता था, जिसे पुल या गुल कहा जाता था, जिसे पुल या गुल कहा जाता था। अगला जो है वह है, अगला तरीका जो हो सकता है, यह हुआ करता था पश्चिम बंगाल में वायकाओं द्वारा बाढ़ के मैदान में नदियों के जल को पहुंचाना, जिससे शुष्क दिनों में खेतों की सिंचाई की जा सके। अगला जो हुआ करता था वह है ये तो पश्चिम बंगाल में रहा, जहां पर बाढ़ के मैदान में वहां के लोगों के द्वारा अपने खेतों में नदियों के बाढ़ के पानी को पहुंचा दिया जाता था। देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में बाढ़ के समय नदियों के पानी को नदी वाहिकाओं के द्वारा खेतों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे शुष्क दिनों में उन खेतों की सिंचाई की जाती है। तीसरा जो है वह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, खासकर पश्चिमोत्तर भाग में, वो भी राजस्थान में खेतों में गड्ढे आदि खोद करके वर्षा के पानी को एकत्र कर लिया जाता था और शुष्क दिनों में उससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। अगला जो है वह है, और देखिए, राजस्थान में वर्षा खेतों की सिंचाई के लिए खेतों में गड्ढे खोद करके जो जल एकत्र किया जाता था, उसको स्थानीय स्तर पर जोहड़ या खादीन के नाम से जाना जाता है। अगला जो है वह है ये तीसरा। चौथा जो है, राजस्थान में ही पीने के पानी के लिए छत के जल को घर में बने या घर के अंदर बने टैंक में एकत्र करना। इसमें यह होता था कि वर्षा के दिनों में छत के पानी को पाइप के माध्यम से घर के अंदर बने टैंक में स्टोर कर लिया जाता था, जिसे स्थानीय रूप में टांका भी कहा जाता था। इन टांके से या टैंक से पूरे साल पीने के लिए पानी उपलब्ध होता रहता था। इसमें यह होता था कि पहली वर्षा का जल एकत्र न करके उसका यूज छत की साफ सफाई व टैंक की साफ सफाई के लिए किया जाता था। उसके बाद के वर्षा के जल को घर के अंदर बने हुए भूमिगत टैंक में जमा किया जाता था और शुष्क दिनों में पीने की पानी की आवश्यकता को उसी के माध्यम से पूरा किया जाता था। कुछ जगहों पर इन टैंकों के बगल भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, जो गर्मी के दिनों में गर्मी से बचाव करते थे या गर्मी के दिनों में कमरे को ठंडा रखते थे। लेकिन आज इंदिरा नहर के बन जाने से इसकी उपयोगिता कुछ कम हो गई है। फिर भी बहुत से लोग टैंक के माध्यम से वर्षा के जल का संग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो हैंडपंप का पानी आ रहा है उसका स्वाद पसंद नहीं है। ऐसे ही कर्नाटक के मैसूर जिले के गुंडाथोर
गांव में 200 परिवार वर्षा के जल का संग्रहण कर रहे हैं। और वर्षा के जल का संग्रहण एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अपने क्षेत्र में भी यदि हम लोग वर्षा के जल का संग्रहण गांव में पड़े या अपने खेतों में बेकार पड़े कुएं के माध्यम से करें या जो बोरवेल है उसके माध्यम से करें। बरसात के दिनों में हम छत के जल को कुएं में भेज करके उसका स्टोर कर सकते हैं। बोरवेल में भी भेज करके उसका स्टोर कर सकते हैं। इससे एक लाभ और होगा कि हम लोग देखते हैं अक्सर बरसात के दिनों में वर्षा के पानी के बहाव को लेकर के, बहने को लेकर के अनेक विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इससे भी हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए कि छत का जो जल है, वर्षा के दिनों में छत का जो जल है उसको एक पाइप के माध्यम से या तो कुएं में पहुंचा दिया जाए या तो जो बेकार पड़ा बोरवेल है उसमें कनेक्ट कर दिया जाए या तो फिर वर्षा जल का स्टोर करने के लिए बोरवेल लगवा दिया जाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि सरकार को इस पे विशेष रूप से पहल करना चाहिए कि आज के समय में व्यक्तियों को गृह निर्माण का परमिशन तभी दिया जाए जब वो ये सुनिश्चित कर दें कि वह वर्षा जल का संग्रहण करने के लिए बोरवेल का निर्माण करवाएंगे या बोरवेल लगवाएंगे। तो ये कुछ रहे तरीके वर्षा जल संग्रहण के, जिसका उपयोग भारत में किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में ये लेसन समाप्त होता है। लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न को लेकर के समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके आंसर दिए जाएंगे।